ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पे बहुत दिनों से लोगों को सब्जियों के दर्शन नहीं हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से भीड़ यहाँ पे लूटपाट पर आमादा है। पुलिस के लाख कोशिशों के बावजूद कोई भी ये मानने को तैयार नहीं है, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। साफ तौर पे कह सकते हैं कि इस तबाही के बाद जो सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने यहाँ की व्यवस्था को व्यवस्थित करने के साथ साथ लोगों की भूख को मिटाना। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे लोग सामान उठाकर ले जा रहे हैं। 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से साए साए चलने वाला चक्रवाती तूफान हुदहुद, भारी बारिश और अब भूख। अफरा तफरी का पूरा माहौल है यहाँ पर विशाखापट्टनम में। लोगों के पास खाने का सामान नहीं है, पीने का सामान नहीं है और एक राहत रखा है जिस पर लोग टूट पड़े हैं। बात करते हैं, सर आपने क्या सामान निकाला है? कितना मुश्किल सिचुएशन यहाँ पर अभी अंदर है? बहुत मुश्किल से ये मैं पाया मैं। पीने का पानी नहीं है, करंट नहीं है, दूध नहीं है, सब्जी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तबाही के बाद शहर अपना पता पूछ रहा है तो इंसान इंसानियत का ठिकाना। तबाही का अंदेशा होते ही उससे निपटने की सरकार की तैयारियों का बजा डंका। लेकिन तबाही के बाद उसके दुष्प्रभावों से पार पाने की नाकामी ने खोली पोल। लूटे पिटे शहर में रहने वाले क्या तबाही के बाद लुटेरे बनने को कर दिए गए मजबूर? 3 दिन से भूख से लड़ने वालों के पास क्या है विकल्प? क्या इस तरीके से आंध्र प्रदेश और ओडिशा में लौटेगी पटरी पर जिंदगी? क्या भूख से रोते बच्चे के लिए किसी भी तरह दूध का इंतजाम करना गुनाह है? क्या भूख से बेचैन घर वालों के लिए खाने का इंतजाम करना अपराध है? या फिर इनकी जरूरतों की अनदेखी करना है सबसे बड़ा गुनाह? किसका गुनाह है सबसे बड़ा? देखिए हुदहुद के लुटेरे। जो लोग हुदहुद से बच गए वो अब लूट का सामना कर रहे हैं। अगर ये कहा जा रहा है तो इसकी वजह है विशाखापट्टनम में तबाही के तूफान के बाद अब लोगों के सामने रोजमर्रा की जरूरी चीजों की ऐसी किल्लत है कि लूट मच गई है। राहत के सामान से लदे ट्रक लूटे जा रहे हैं और जरूरी चीजों की कमी में दुकानदारों को मुनाफे यानी लूट का बाजार नजर आ रहा है। किस तरह विशाखापट्टनम में और आसपास आंध्र के और भी इलाकों में, उड़ीसा के भी कुछ इलाकों में लूट मची हुई है, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश ही नहीं देश के चंद बड़े शहरों में से एक। ये उसी शहर की तस्वीरें हैं। हुदहुद नाम की तबाही ने शहर की सूरत बदल कर रखी, वो भी इस तरह कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बदली सूरत को देखने के लिए मौके पर हवाई सर्वेक्षण के लिए पहुंचना पड़ा। लेकिन प्रधानमंत्री यहां की कौन सी तस्वीर याद रखना चाहेंगे जो पहले कभी देखी थी, या फिर वो जो हुदहुद तूफान के बाद इस शहर की बन गई है? अनाज और दूसरी जरूरी चीजों से भरा एक ट्रक जैसे ही रुका, लोग उस ट्रक की तरफ लपक पड़े। आनन फानन में कई लोग ट्रक के ऊपर चढ़ गए और अपने साथियों के लिए भरी बोरियां गिराने लगे। ट्रक पर लदे सामान को बचाने के लिए मौके पर पहुंचा एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी लाचार नजर आने लगा। भूख और बेबसी ने लाठी की मार को बेअसर कर दिया। लूट की यह तस्वीर रोंगटे खड़ी कर देने वाली है, क्योंकि ये है हुदहुद के लुटेरे। अफरा तफरी का पूरा माहौल है यहाँ पर विशाखापट्टनम में। लोगों के पास खाने का सामान नहीं है, पीने का सामान नहीं है और एक राहत रखा है जिस पर लोग टूट पड़े हैं। बात करते हैं, सर आपने क्या सामान निकाला है? कितना मुश्किल सिचुएशन यहाँ पर अभी अंदर है? बहुत मुश्किल से ये मैं पाया मैं। पीने का पानी नहीं है, करंट नहीं है, दूध नहीं है, सब्जी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो कुछ सामान नहीं ले पा रही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं वो ही सिर्फ लूट मचा रहे हैं और लोग भी यही कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई तरीके से सामान नहीं बांटा जा रहा है। जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो ये सुनिश्चित करे कि यहाँ पर सरकार एक तरीके से लोगों तक सामग्री पहुँचाए, एक लाइन में खड़े होकर और लोगों को सामान बांटा जाए, इस तरह से ना बांटा जाए।
हुदहुद के लुटेरों की ये एक और तस्वीर है। सब्जियों से भरा ट्रक डीएम के दफ्तर के बाहर पहुंचा नहीं कि लोगों ने रोक कर लूटना शुरू कर दिया। जिसके हाथ जो लगा वो वही लेकर भागने लगा। किसी के हाथ चंद करेले आए तो किसी के संतरे, तो किसी को आधी तोरई से ही संतोष करना पड़ा। विशाखापट्टनम में खाने के सामान को लेकर लूटपाट शुरू हो गई। आप देख सकते हैं कि ये विशाखापट्टनम कलेक्ट्रेट के सामने आप देख सकते हैं किस तरह से सब्जियों की लूटपाट हो रही है। आप देख सकते हैं कि पुलिस को अब यहाँ पे लाठी चलाना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि ट्रक के ऊपर लोग चढ़ गए हैं, क्योंकि आज यहाँ के लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या पेट भरना, खाने के लिए अनाज और पीने के लिए पानी है। 3 दिन से खाना नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी मिल्क भी नहीं है और बच्चों के लिए। ये मिला है आपको। कैसे लोगों को बनाए करी बनाए कैसे पानी नहीं है, दूध नहीं है, मिल्क नहीं है, वाटर भी नहीं है, कैसे पावर भी नहीं है, भोजन नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोग कितने परेशान हैं। आज यहाँ पे सब्जी, पानी और अनाज के एक एक दाने के लिए मारपीट की नौबत आ गई। आप देख रहे हैं कि लोगों के हाथ में आधी आधी सब्जी का एक पूरा ये भी नहीं है, एक एक करेला लेके साथ लोग घूम रहे हैं। राहत का ये ट्रक जरूरतमंदों के लिए दूध लेकर आया है, लेकिन तस्वीरें चीख कर बता रही हैं कि जरूरत का ये दूध कितनी देर बाद जरूरतमंदों तक पहुंचा है। यही वजह है कि लोगों का सब्र टूट गया है। कतार में अपनी बारी का इंतजार भला हो तो कैसे, तो बांटने वालों को भी हकीकत समझ में आ गई। ये हुदहुद की लूट है या फिर विशाखापट्टनम लूट मची। इस असलियत को जानना भी बेहद जरूरी है। इसे समझने के लिए पहले इस शहर की ये तस्वीर। इस पैकेट को लेने के लिए मारपीट की नौबत आ गई है। आज यहाँ पे ये भेद कर पाना मुश्किल है कि कौन अमीर है कौन गरीब है। हर जो भी है हर कोई इधर दौड़ता नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि लोगों की भीड़ इस ट्रक की ओर चली आ रही है जहाँ पे यहाँ राशन बांटे जा रहे हैं, क्योंकि आज सबसे बड़ी समस्या विशाखापट्टनम के लोगों के सामने पेट भरने की है। और निश्चित तौर पर यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन लोगों की जो भीड़ है उसको लेके नाकाफी है। आप देख सकते हैं कि इस ट्रक से सामान खत्म हो गया है, ट्रक वापस जा रही है, लेकिन लोग ट्रक से पीछे हटने को तैयार नहीं है। बार बार समझाने के बावजूद कोई भी ये मानने को तैयार नहीं है कि उसे खाने का सामान नहीं मिल पाएगा। और ये इस समय विशाखापट्टनम में सबसे बड़ी समस्या आप देख सकते हैं कि ये लोग किस तरह से ट्रकों के पीछे दौड़ रहे हैं। लोग दुखी हैं, नाराज हैं, निराश हैं कि उन्हें इस समस्या से कब निपटारा मिलेगा, कब इस समस्या से लोगों को मुक्ति मिलेगी। एयरपोर्ट से लेकर पेट्रोल पंप तक, शॉपिंग मॉल से लेकर दुकान तक, हर तरफ तबाही की निशानियां हैं। जब संचार व्यवस्था ठप हो गई हो, बिजली के बगैर शहर अंधेरे में सोता जागता हो, तो जिनके पास बेचने के लिए माल होता है वो इंसानियत को मारकर मुनाफे के बाजार में खड़ा हो जाता है। नतीजा, पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें और दुकानों में जरूरी सामान की कीमत अनाप शनाप। मसला आरोप है कि पेट्रोल पंप पर एक व्यक्ति को 1 लीटर से ज्यादा पेट्रोल नहीं दिया जा रहा। दुकानदार जरूरी चीजों की कीमत बढ़ा चढ़ाकर वसूल रहे हैं। 10 लीटर वाला पानी का कैन 2500 रुपए में बिक रहा है। 1 लीटर की पानी वाली बोतल 100 रुपए में मिल रही है, तो दूध 60 से 80 रुपए प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। तभी तो ये भी कहा जा रहा है विशाखापट्टनम में लूट मची है। जो लोग हैं इस तरह से जबरन सामान लूट के ले जा रहे हैं और उन्हें फिर महंगी कीमतों में लोगों को बेच रहे हैं। तो चुनौती सबसे बड़ी सरकार के सामने यही है कि वो सुनिश्चित करे कि इस तरह से लूट न मचे, लोग अपने घरों में सामान को स्टॉक न करें और जो जरूरतमंद है उन तक सामान पहुंच सके। साक्षी खन्ना, विशाखापट्टनम, IBN 7। विशाखापट्टनम और उसके आसपास के इलाकों में हालत बहुत खराब है और ये ग्राउंड रिपोर्ट्स आप इस वक्त देख रहे थे विशाखापट्टनम से। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के नेता प्रभात झा, कांग्रेस समर्थक शहजाद पूनावाला और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ विनोद शर्मा जी। सबसे पहले मैं विनोद जी आपके पास आना चाहूंगा और उसका कारण है
कि ये राजनीतिक विवाद में ना उलझ जाए मसला। कहीं ना कहीं इसको बहुत समझने की जरूरत है। क्या हमारे देश के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग जैसी कोई चीज है ही नहीं? हम स्ट्रगल करते हैं, उसी टाइम एडहॉक बेसिस पे कोशिश करते हैं कि कहीं से कुछ इकट्ठा हो जाए, वहां पहुंचा दें। इसीलिए हम देख रहे थे कि जिस तरह से लूट अभी मची हुई थी विशाखापट्टनम के अलग अलग इलाकों में, जैसे ही सामान वहां पहुंचा। देखिए, पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आज की तारीख में जी हर एक राज्य में आपदा प्रबंधन की एक नीति है, एक प्लान है। हर डिस्ट्रिक्ट में जो है, कोई डिस्ट्रिक्ट हिंदुस्तान का ऐसा नहीं है जहां पे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान ना हो। जहां तक आंध्रा की हम बात करें तो अगर पूर्व तैयारी की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश उन राज्यों में आती है जहां पे बहुत पूर्व तैयारी इस चीज की आज से नहीं बल्कि 70 के दशक से है। और इसमें तो आपका कहना है कि प्लान भी है और उसके लिए ट्रेनिंग जितनी होनी चाहिए सफिशिएंट लोगों की वो भी है? इतना ही नहीं बल्कि वहां पे जो कोस्टल जितने भी गांव हैं वहां पे सब में जो साइक्लोन शेल्टर्स हैं, साइक्लोन शेल्टर में जब पूर्व चेतावनी हो जाती है तो पीने का पानी, खाने का, हर चीज की व्यवस्था की जाती है। लेकिन मैं देख रहा हूं, एक मिनट, आदर्श रूप से जो होना चाहिए वो आपने अभी अभी मुझे बताया, लेकिन जमीन से जो जानकारी आ रही है उससे मुझे समझना मुश्किल है कि स्थिति इतनी खराब क्यों है। क्योंकि पानी कम से कम 3 से 5 गुना महंगा मिल रहा है, दूध जो है वो 5 गुना महंगा मिल रहा है, बिजली आसपास के पूरे इलाकों में गायब है। तो ये जो सारा प्लान, इंप्लीमेंटेशन की तैयारियां दशकों की आप कह रहे हैं, और साथ ही साथ आप ये भी कह रहे हैं कि ट्रेनिंग भी है, तो गड़बड़ कहां हो रही है? देखिए, सवाल ये है कि मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। 2011 में जापान में ट्रिपल डिजास्टर आया, उससे बड़ी आपदा जो है जापान में आज तक नहीं आई। $300 बिलियन का लॉस हुआ। लेकिन वहां की जो जनता थी, अगर आप वहां के स्टोर्स के बाहर देखें तो वो बाकायदा क्यू में खड़े हुए थे। जिनको एक लोफ की जरूरत थी वो एक ही ले रहा था। जो दुकानदार थे उन्होंने चीजों के दाम 10% कम कर दिए थे। तो ये हमारी मानसिकता की प्रॉब्लम है, ये प्लान की प्रॉब्लम नहीं है। और प्लान की जहां तक मैं बात आपको करूं, आज उड़ीसा और आंध्र प्रदेश दोनों इस तरह के प्रदेश हैं जहां पे सरकार की तरफ से तैयारी में मैं नहीं समझता कि कोई चूक रही होगी। और ये आपने देखा भी है। जहां तक साइंटिफिक नॉलेज सरकार की तरफ से चूक नहीं हुई है? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये, देखिए आप ट्रक भरे हुए हैं जो सब लोगों के लिए, देखिए लोग बाग उसमें लेने आप बात कह रहे हैं, इसमें एक चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे दोनों खास मेहमान भी हमारे साथ हैं, इनके पास भी चलेंगे। लेकिन जब भी स्कूल टाइम से आज तक हमने ये देखा है कि जब भी हम रिपोर्टिंग करने के लिए गए हैं तो सिर्फ सामान इकट्ठा कर लेना काफी नहीं होता है, उसके साथ पूरी सिक्योरिटी चाहिए होती है। क्योंकि जो लोग भूखे हैं, जिनको खाने को नहीं मिल रहा है, उनके पास आप ट्रक से लदा हुआ खाना लेके जाएंगे तो लूट तो वहां मच जाएगी। व्यवस्था आपको करनी है जो खाना लेके जा रहा है वहां पे। ये आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप 1999 में जब उड़ीसा में सुपर साइक्लोन आया तो जो ट्रक्स वेस्ट बंगाल से आ रहे थे, यही हुआ कि वो पहुंच ही नहीं पाए उस जगह तक, रास्ते में ही उनको लूट लिया गया। तो अब देखिए, अब ट्रक्स के पीछे सारी पुलिस की उसमें वो जाएं और वहां तक जाएं जहां पे इनका वितरण होना हो, तो ये शायद संभव नहीं होता है। इसमें हमें मेरे ख्याल से जनता को भी पूरा जो है उसके बारे में। प्रभात झा साहब, आपके पास आना चाहूंगा। आपको क्या लगता है, जो जमीनी स्थिति है वो हम विजुअल्स के जरिए अभी भी दिखा रहे हैं और लगातार अपने रिपोर्ट्स में भी IBN 7 पर हम दिखा रहे हैं कि विशाखापट्टनम में, आंध्र में, ओडिशा में कैसी स्थिति है? क्या कहीं ना कहीं समाज में ही कमी है या सरकार के लेवल पर भी कहीं कमी है? आकाश जी, कल्पना करिए, हम सब दिल्ली में बैठे हैं, सरकार की व्यवस्थाएं तो 6 तारीख से शुरू हो गई थी कि ये सब हो रहा है और टेक्नोलॉजी के माध्यम से सारी चीजों की जानकारी मिल रही थी। जन धन की नुकसान न हो, उसके बाद भी 29 लोगों की मौत हुई है। और ऐसी आपदा, प्राकृतिक आपदा, जैसा विनोद जी बता रहे थे, सब जगह डिजास्टर मैनेजमेंट है, उसके बाद भी अगर ऐसी विपदा आती है तो क्योस होना जरूरी है। और इस तरह आदमी को लगता है कि घबराहट रहती कि कल रात को मैं क्या खाऊंगा। और आपने दिखाया, निश्चित रूप से जमीनी हकीकत आपने दिखाई है, यह मनुष्य का स्वभाव बन गया है और इस स्वभाव को दूर करने में निश्चित तौर पर थोड़ा समय लगेगा। इसमें लगती है विश्वास की कमी। जनता को भी विश्वास नहीं रहता कि कल ये गाड़ी आएगी कि नहीं आएगी।
और उनका भूख उनको मजबूर करता है। कुछ समाज में उच्छृंखल लोग सदैव रहते हैं जो इस तरह के माहौल का लाभ उठाते हैं। इसलिए जो दोनों ही बातें हैं, हमें समाज के स्तर पर भी अवेयरनेस करना पड़ेगा, सरकार के स्तर पर भी व्यवस्थाओं में और सुधार करना पड़ेगा। लेकिन प्राकृतिक विपदा जहां आती है वहां मनुष्य के प्राकृतिक स्वभाव पर ही कुठाराघात होता है, वह अपने प्रकृति को भी खो देता है मनुष्यता की। इसलिए किसी को दोष देना, किसी की कमजोरी को बताना, मैं नहीं समझता कि ये उचित समय है। निश्चित तौर पर जब भूख लगती है तो आदमी क्या क्या नहीं करता, ये आप सब जानते हैं। प्रभात जी हमारे साथ ही रहिए। शहजाद पूनावाला भी हमारे साथ है और हमारे एक व्यूअर जो कह रहे हैं, शहजाद पहले मैं वो पढ़ना चाहूंगा। पंकज सिंह इनका नाम है। ये सरकार की गलती नहीं है, उनका कहना है मानवता मर गई है। क्या वास्तव में ये सही लगता है? देखिए, मैं 3 पहलू पे बात करना चाहूंगा, क्योंकि आपने पहले एक मानसिकता तो है जिसको कहते हैं आपदा मुनाफाखोरी। इट मींस प्रॉफिटियरिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिजास्टर। ये आप सब जगह रहती है और ये एक मानसिकता वाली प्रॉब्लम है। इसको ना प्रभात जी की पार्टी सुधार सकती है, ना हमारी सुधार सकती है, ना कोई सुधार सकता है। जो अभी विनोद जी कह रहे थे कि जापान में दुकानदार 10% कम में बेचते हैं और वहां छोटे छोटे बच्चों के लिए जब दूध लेने जा रहे हैं तो वो 4 गुना 5 गुना का दूध उसको बेचा जा रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि मुझे पता चला है कि एक 10 लीटर बोतल पानी की 2,500 रुपए में बिक रही है। तो अब इसमें आप प्रधानमंत्री या बीजेपी को गाली देके या वहां के शासन को गाली देके तो कोई फायदा नहीं है। पर आप 2 चीजें जो मैं आपको पहलू बताना चाहता हूं और बड़ी गंभीरता से बताना चाहता हूं कि कहां पे चूक हुई है। देखिए, जो हमारा ये कोस्ट है आंध्र प्रदेश वाला, अगर आप 77 से देखेंगे वहां पे 66 साइक्लोन्स हुए हैं। जैसे ये बता रहे थे 70 के दशक से हर साल इंप्रूवमेंट्स हुई है। 2004 के बाद खासकर जब सुनामी हुई उसके बाद हम लोगों ने मैसिव इन्वेस्टमेंट किया था इंफ्रास्ट्रक्चर में, आईएमडी का इंफ्रास्ट्रक्चर, वेदर फोरकास्टिंग और कम्युनिकेशंस लाइंस में। अब मान लीजिए ओडिशा का जो साइक्लोन था 99 में, उसकी केवल 1 दिन पहले जानकारी पहुंची थी। आज ये जो पहुंची है जानकारी 5 दिन 6 दिन पहले पहुंची है। तो इतनी एडवांसमेंट हो चुकी है और ये पिछले 10 सालों में हुई है। एक और जो डेवलपमेंट हुई है एनडीए में जो है 10 साल 2005 में इसको गठित किया गया और इसकी वजह से जो कोऑर्डिनेशन हुआ है स्टेट और सेंटर के बीच वो बहुत बढ़िया हो चुका है। कैबिनेट सेक्रेटरी चेयर करते हैं। पर दो खामी मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं और ये बड़ी गंभीर खामी है और ये इसमें आप इनसे भी पूछ लीजिएगा विनोद जी से। एनडीए में पिछले 4 महीने से इसको अलग रखा गया है। इसमें जो फिलिंग ऑफ वैकेंसी होनी चाहिए वो नहीं की गई है। कश्मीर के समय भी वो खाली रही और उसके कारण काफी एक लैक्सिटी रही है एफर्ट्स में, वो आज नहीं हुई है, आज भी नहीं हुई है। क्यों उसको खाली रखा गया एमएचए द्वारा, ये एक क्वेश्चन मार्क है। दूसरी बात जो लोकल लेवल पे ये जो दाम बढ़े हैं, कहीं ना कहीं आपको पता था, आपको एक स्टॉक पाइलिंग करनी थी। वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो चंद्रबाबू नायडू जी की सरकार है कि ये देखिए हमारे पास इतना स्टॉक है, हम इस तरीके से इसको बांटेंगे, इस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और नेचुरल आपने 2 अलग अलग बातें कही है। स्टेट गवर्नमेंट की बात कही, मैं भी लौटता हूं आपके पास। लेकिन प्रभात जी पहले आप जवाब देना चाहेंगे क्योंकि एनडीएमए को क्यों शहजाद ये कह रहे हैं कि पिछले 10 साल में यूपीए सरकार ने इतनी तैयारी की थी, इसीलिए इतनी सारी जानें इस बार बचाई जा सकी आंध्र में और ओडिशा में। मैं यूपीए का नाम नहीं ले रहा, मैं कह रहा हूं भारत 2004 से आकाश जी, इसमें मैं कोई राजनीतिक बात इसलिए नहीं करूंगा कि नेचुरल कैलेमिटी में कभी भी ये सब बातें नहीं लेते। हर सरकार अपनी व्यवस्था करती है। प्रधानमंत्री गए, अभी हो सकता था नहीं भी जाते, लेकिन केंद्र और राज्य के संबंध इन मसलों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, न होती है। और मुझे खुशी है कि आंध्र प्रदेश ने भी अपनी तैयारी की और केंद्र सरकार के दोनों लोग मिलकर ऐसी आपदा से लड़ने के लिए पूरी कोशिश की थी। और उसी का परिणाम है कि बहुत बड़ी घटना होने के बजाय जो घटना हुई है उस पर संतोष है कि हमारे द्वारा, सरकार के द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा जो कुछ भी किया गया वो मेजर प्रिकॉशन था, उसके कारण जानहानि की रक्षा हुई है, कम लोग मारे गए हैं। लेकिन उसके बाद भी आंध्रा की गरीबी सबको पता है क्या स्थिति होती है। अगर किसी का नाव चला गया तो 2 लाख 2.5 लाख कहां से लाएगा, ये सारी बातें रहेंगी। मैं इसमें राजनीति लाना ही नहीं चाहता और न राजनीति करनी चाहिए और राजनीतिक विषय नहीं है। ये आपदा है, प्रकृति की मार कभी पर कहीं पर भी किसी के साथ हो सकती है, किसी भी राज्य के साथ हो सकती है। उससे हम सब लोग, और जैसा भी उन्होंने कहा अपने कांग्रेस के प्रवक्ता ने, निश्चित तौर पर हम सबको, शहजाद पूनावाला जी ने कहा है, हम सबको मिलजुल कर इसमें मानवता को तहजीब देते हुए, मुनाफाखोरी बंद करते हुए जितना कर सकते हैं वो करना चाहिए। यही कारण था कि जम्मू कश्मीर में भी आपने देखा होगा किसकी सरकार थी,
किसकी केंद्र में सरकार है, ये सब नहीं देखा गया। देखा ये गया एक यहाँ पर ब्रेक लेना जरूरी है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको रोक रहा हूँ। लेकिन प्रश्नकाल का ये जो अंक है, एक विशेष अंक है, लौटेंगे आपके पास में, सभी के पास में, विनोद जी के पास भी मैं जाऊंगा, क्योंकि यहाँ बहुत जरूरी है ये देखना, क्योंकि यहाँ की सारी बातचीत सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे बहुत परफेक्ट सिचुएशन होनी चाहिए। जापान की जो सारी प्लानिंग है वो आंध्र प्रदेश और ओडिशा में हमको नजर आनी चाहिए थी उसके हिसाब से, पर ऐसा हो नहीं रहा है। वहां की जमीनी स्थिति कुछ और है। थोड़ी ही देर में ग्राउंड रिपोर्ट जिन्होंने भेजी है साक्षी, वो हमारे साथ लाइव होंगी, और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि रेस्क्यू, रिलीफ, लॉ एंड ऑर्डर क्या वाकई वैसा है जैसा होना चाहिए, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं। हम बात कर रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की और हुदहुद की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि महाराष्ट्र और हरियाणा में लोकतंत्र का महापर्व अपने आखिरी पड़ाव में है। बुधवार को यानी कल सुबह 7 बजे से दोनों राज्यों की कुल 378 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क 18 इसके लिए पूरी तरह तैयार है। सुबह 6 बजे से लगातार हमारी कवरेज शुरू हो जाएगी। दोनों राज्यों की सभी 378 विधानसभा सीटों का ताजा हाल हम आपको लगातार देते रहेंगे, तो देखना नहीं भूलिएगा एक बार फिर मोदी चमत्कार, दिन भर सिर्फ IBN 7 पर। और अब बात हुदहुद तूफान की, जिसके बाद प्रभावित इलाकों में रोजमर्रा की चीजों की कालाबाजारी और लूट देखने को मिल रही है। इस बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तूफान से सबसे ज्यादा तबाह हुए विशाखापट्टनम और आसपास के इलाकों का दौरा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश को 1000 करोड़ रुपए की राहत का पैकेज देने का ऐलान किया। जानमाल के भारी नुकसान को देखते हुए प्रधानमंत्री ने बीमा कंपनियों से अपील की है कि वो बीमा के दावे जल्दी निपटाएं। आपको बता दें कि आंध्र में मौत का आंकड़ा बढ़कर 26 हो गया है। ओडिशा में कुल 3 लोगों की मौत हुई है, तो हुदहुद में कुल 29 लोगों की मौत हुई है। एयरपोर्ट हो, सड़कें हो या रेल लाइन, रिहायशी इलाके हों या बाजार, हर तरफ तबाही का मंजर नजर आता है। समुद्री तूफान हुदहुद से हुई तबाही की यह तस्वीर विशाखापट्टनम की। रविवार को करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आए हुदहुद तूफान के हमले में सबसे ज्यादा नुकसान विशाखापट्टनम में ही हुआ है। विशाखापट्टनम एयरपोर्ट के हालात तो इतने बदतर हो चुके हैं कि यहां अगले एक हफ्ते तक उड़ानों की आवाजाही नामुमकिन नजर आती है। एयरपोर्ट पर यात्री टर्मिनल उजड़ गए, छत उड़ गई। एयरपोर्ट ही नहीं, पूरे विशाखापट्टनम शहर में हुदहुद ने भारी तबाही के निशान छोड़े। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पे पहुंचे। आप देख सकते हैं किस तरह एयरपोर्ट ही काफी तरह तबाही हो चुका है साइक्लोन हुदहुद के चलते। जो रेस्क्यू और रिलीफ मटेरियल है सिर्फ वही आ पा रहा है, जो इमरजेंसी सर्विसेज है सिर्फ वही आ पा रहा है, और बाकी चीज़ों को एयरपोर्ट में पूरी तरह बंद कर दिया गया है। कोई भी इधर कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जो हमें ये अप्रोच कर दे कि अभी स्टेटस क्या है, आपका फ्लाइट बुक कैंसिल हुआ है, कंफर्म है या रीशेड्यूल है। अब मैं इधर आके सिक्योरिटी को पूछ रहा हूँ तो बोल रहे हैं इधर कोई नहीं है, 1 महीने के बाद पता करो। अब आप ये बताइए कि 1 महीने के बाद अगर हम आ रहे हैं तो घर कब जाएंगे। तूफान की वजह से हजारों घरों को नुकसान पहुंचा है। बड़ी बड़ी इमारतें और शोरूम बर्बाद हो गए। सड़कों पर बिजली के खंभे और पेड़ गिरे पड़े। ये विशाखापट्टनम का आर के बीच है, जहां पे आमतौर पे लोगों की भीड़ दिखाई देती है। कोई भी पर्यटक जब विशाखापट्टनम आता है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि वो इस बीच पर आए, लेकिन आज यहाँ पर आदमी गिने चुने दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बिल्डिंगें हैं वो सिर्फ नाम मात्र की बची हुई हैं। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुदहुद तूफान से तबाह हुए विशाखापट्टनम का हवाई दौरा किया। तबाही का मंजर देखने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र को 1000 करोड़ का राहत पैकेज देने की घोषणा की। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2 लाख का मुआवजा और घायलों को 50,000 की सहायता देने का ऐलान किया। मुझे विश्वास है कि हम इस कसौटी से बाहर निकलेंगे और बहुत ही जल्द सारी व्यवस्थाएं नॉर्मल हो जाएगी और जो नुकसान होगा उसको भी ठीक करने में हम सफल हो जाएंगे। बिजली, पानी, कम्युनिकेशन, इन चीजों को हमने प्राथमिकता दी है। एक इंटरिम असिस्टेंट के रूप में 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार से तरफ देने की मैं घोषणा करता हूं। विशाखापट्टनम को पटरी पर लाने के लिए राहत और बचाव का काम जोरों पर है। सरकार की ओर से अब सारा ध्यान राहत कैंपों में लोगों की देखभाल के साथ साथ
बिजली और टेलीफोन की सेवा बहाल करने पर दिया जा रहा है। An Air Force aircraft landed last night with 40 tons of relief material, and efforts are being made in coordination with the state agencies to get this relief material to the various surrounding villages. हम लोग उड़ीसा से आए हैं, 300 फायर सर्विस पर्सनल्स आए हैं और यहाँ पे डिफरेंट जगह में अपना अपना काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? अब जितना भी जो रोड से सब क्लियर कर रहे हैं। आप लोगों को क्या इंस्ट्रक्शन है, जितना भी मदद की जाए किया जा सके उड़ीसा सरकार से? 100% जितना होगा उतना मदद करेंगे। विशाखापट्टनम के अलावा श्रीकाकुलम और विजयनगरम जिलों में भी जनजीवन को पटरी पर लाने के प्रयास तेजी से किए जा रहे हैं। हुदहुद तूफान की वजह से आंध्र और ओडिशा के दर्जन भर जिले प्रभावित हुए हैं। तूफान की वजह से करीब 7 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर होना पड़ा। सरकार और प्रशासन के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इन लोगों की जिंदगी जल्द से जल्द फिर से बहाल की जाए। एयरपोर्ट से लेकर गांव की पगडंडियों तक हुदहुद तूफान ने ऐसे खतरनाक निशान छोड़े हैं जो सालों लोगों को उसकी याद दिलाते रहेंगे। हालांकि सहायता राशि की घोषणा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया है, लेकिन आज भी विशाखापट्टनम के लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या बिजली और पानी है। साक्षी खन्ना के साथ विक्रांत दुबे, विशाखापट्टनम, IVM 7। आपको एक बार फिर बता दें कि आंध्र प्रदेश में हुदहुद से तबाही के बाद प्रभावित इलाकों में जरूरी चीजों की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है। हमारी सहयोगी नवजोत बता रही हैं पिछले 2 दिन के अंदर कीमतों में किस तरह का उछाल आया है। हुदूद के बाद किस तरीके से तबाही हुई है और किस तरीके से चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं हम आपको बताते हैं। विशाखापट्टनम का हाल हम आपको दिखाते हैं। बोतल बंद पानी जो कि पहले 15 रुपए में मिला करता था, लेकिन अब हुदूद के बाद किस तरीके से मारामारी वहां पर मची हुई। 50 रुपए की एक बोतल वहां पर मिल रही है। चावल जो कि पहले 35 रुपए किलो के हिसाब से बिकता था, 55 रुपए किलो के हिसाब से मिल रहा है। इसी तरीके से अगर हम आटे की बात करें तो 20 रुपए किलो पहले मिलता था, 20 रुपए और बढ़ा दिए गए, यानी 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से वहां मिल रहा है। दूध 20 रुपए का आधा लीटर मिलता था, लेकिन अब 50 रुपए आधा लीटर के हिसाब से मिल रहा है। अब क्योंकि बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर बत्ती नहीं है, यानी लाइट नहीं है, तबाही इतनी मची और लोग रात के वक्त मोमबत्तियों का सहारा ले रहे हैं। वही मोमबत्ती जो पहले 5 रुपए में मिलती थी, लेकिन अब 20 रुपए में मिल रही है। चाय की बात करें, 3 रुपए का एक छोटा पैकेट पहले मिला करता था, लेकिन अब वही पैकेट महंगा हो गया है, 10 रुपए में मिल रहा है। और खाने पीने की चीजों की बात करें जिसमें आलू और प्याज का जिक्र हम यहां पर करेंगे। पहले आलू 25 रुपए किलो मिला करते थे, लेकिन अब 45 रुपए दाम हो गया है। प्याज की बात करें तो प्याज की कीमतें भी बढ़ी है, क्योंकि 25 रुपए में पहले मिलता था प्याज प्रति किलो के हिसाब से, अब दोगुना हो गया, यानी कि 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल रहा है। पेट्रोल और डीजल प्रति व्यक्ति का जो कोटा है वो सिर्फ 2 लीटर कर दिया गया है। धन्यवाद नवजोत। आइए अब सीधे चलते हैं विशाखापट्टनम, जहां हमारी सहयोगी साक्षी खन्ना है। साक्षी, आपने खुद तय किया था कि जहां सबसे ज्यादा जोर होगा हुदहुद का, मैं वहीं जाना चाहती हूं, और वहां से आपने वो सारी रिपोर्ट्स भेजी। इस वक्त विशाखापट्टनम में क्या स्थिति है? देखिए, विशाखापट्टनम और जितने भी आसपास के इलाके हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे, स्थिति वैसी ही बनी हुई है। जो बिजली है वो अभी तक नहीं आई है, और जो कम्युनिकेशन है कुछ हद तक कहा जा सकता है रिस्टोर हुआ है, फ़ोन चलने शुरू हुए हैं, लेकिन अभी भी लोग अपनों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन आज जो हमने देखा वो बेहद ही शॉकिंग नज़ारा था, जहाँ पर लोग लूट रहे थे रिलीफ का सामान। तो यहाँ पर जो सरकार है उसको सही तरह से नीडी लोग हो गए या महिलाएं, बच्चे जो थे, उन तक पहुँचाने में नाकाम साबित होती हुई सुबह दिखाई दे रही थी। और ब्लैक मार्केटिंग और जो होर्डिंग चल रही थी वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि जो कीमतें अभी हमने अपनी स्टोरी में दिखाया है किस तरह से 2 गुने 3 गुने दाम पे बिक रहा था, और ये बेसिक एसेंशियल्स हैं। यहाँ पर ये कहना चाहेंगे कि लोग भी तैयार नहीं थे इसके लिए। विशाखापट्टनम एक ऐसी जगह है जहाँ पर कभी भी किसी तूफान का लैंडफॉल नहीं हुआ है। तो हालांकि सरकार की तरफ से अलर्ट था लोगों को, लेकिन लोगों ने भी कोई साक्षी, जब ये सब आप विशाखापट्टनम की सड़कों पर देख रही थी, क्या आपको स्थानीय नेता वहां पर लोगों के साथ खड़े हुए नजर आए, मदद करते हुए नजर आए, प्रशासन के लोग नजर आए? देखिए, यहाँ पर एक बात ये कहना जरूरी है कि चंद्रबाबू नायडू अपने पूरे कैबिनेट के साथ इस वक्त यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस जहाँ पर हम लोग खड़े हैं यहाँ पर वो आ चुके हैं, एक एक चीज पर नजर बनाए हुए हैं। जैसी ये स्थिति सामने आई, कल की बात है, जब पेट्रोल नहीं मिल रहा था लोगों को, तो मुख्यमंत्री खुद गए पेट्रोल पंप पे और उन्होंने इंश्योर किया
कि शायद एक लिमिट बना दी कि इतना हर किसी को दिया जाए। जैसे ही आज भी सरकार की तरफ से लोगों को ये बोला गया है कि जहां पर आपको दिखे कि इस तरह से होर्डिंग हो रही है, आपको ज्यादा कीमतों में सामान मिल रहा है, आप आके हमें इन्फॉर्म करें ताकि हम एक्शन ले। लेकिन यहाँ पर ये एक बात सही हो सकती है कि उनको इन्फॉर्म किया जाए, लेकिन जो रिलीफ ट्रक जिस तरह से बांटना चाहिए सामान वो हमें बांटते हुए नहीं दिखाई दिया, और जहां लोग मुसीबत में है वहां तक पहुंचे वो दिखाई नहीं दिया गया। तो लोगों में गुस्सा इसी बात को लेकर था कि उन तक सामान नहीं पहुंचा जो लोग एक्चुअली चाहते थे। जो ट्रक्स में लूट के हमने विजुअल्स दिखाए, वहां पर काफी ऐसे लोग थे जिनको जरूरत नहीं थी, वो लूट के ले जा रहे थे, होर्डिंग करना चाहते थे और बाद में उनको महंगी कीमतों में बेचना चाहते थे। तो यहाँ पर ये जिम्मेदारी सरकार की बनती थी कि वो सुनिश्चित करे कि सामान सही आदमी तक पहुंच रहे जिसको जरूरत है। तो उसको लेकर सरकार को अभी कदम उठाने की जरूरत है कि और भी जो लो लाइंग एरियाज और जो दूर दराज के गांव है वहां तक रिलीफ मटेरियल पहुंच सके। जमीन पर क्या कमी है, साक्षी विशाखापट्टनम से हमें वैसा का वैसा हाल बता रही हैं। आदर्श रूप से क्या होना चाहिए वो बताने के लिए विनोद शर्मा जी यहां स्टूडियो में, और साथ ही साथ शहजाद और प्रभात झा भी हमारे साथ हैं। अब हम बात कर रहे हैं हुदहुद की, और आइए विनोद शर्मा जी के पास चलते हैं। विनोद जी, आप पिछले 20 साल से जो डिजास्टर मैनेजमेंट का पूरा स्ट्रक्चर भारत में खड़ा हुआ है उसका एक हिस्सा रहे हैं, उसको बनते हुए आपने देखा है। आज आपको कमियां क्या नजर आ रही थी उन सब बातों में जो साक्षी खन्ना वहां से लाइव बता रही थी अभी? देखिए, इन 20 सालों में हमने बहुत कुछ किया है, और जैसे कि अभी आपको लेकिन क्या नहीं हुआ है अब? हाँ। क्योंकि जान हमने लोगों की बचा ली, लेकिन अभी न बिजली है, न पीने का पानी है, न पेट्रोल है, डीजल है। इन सब की स्टॉकिंग कैसे की जानी चाहिए, क्या कमियां हैं, कैसे लोगों तक पहुंचाना चाहिए? 3-4 चीजें हैं। एक तो चीज ये है कि जैसे कि हमने सभी स्टेट में और सभी, जब हम कम्युनिटी लेवल की बात करते हैं तो ये बताना चाहते हैं कि पहले 72 घंटे जब कभी भी कोई आपदा आती है तो अमेरिका ले लीजिए चाहे जापान ले लीजिए, जो इस तरह के देश हैं जहां बहुत अच्छी तैयारी है, उनमें भी पहले 72 आवर्स जो हैं वो कम्युनिटी को कहा जाता है कि भाई आप जो है सब चीजें रखो, पीने का पानी, टॉर्च, यानी कि जो समाज है, जो लोकल जो अफेक्टेड इलाके हैं वहां के जो स्थानीय लोग हैं पहले के 72 घंटे में, जैसा कि अभी आंध्र और ओडिशा के लिए सही है, ये उनका रोल इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है। उनका महत्वपूर्ण है। और इसमें हमारे कंट्री में देखिए अर्थक्वेक आता है तो अलग बात है, लेकिन इसमें तो पूर्व चेतावनी दी जा रही है, इसमें तो पूरा बताया जा रहा है, टीवी आपके माध्यम से सबसे पता लग रहा है, पहले से दे रखी है, और इतनी स्पेसिफिक और मेरे ख्याल से 100% एक्यूरेसी सब चीजों में है। विंड वेलोसिटी कितनी होगी, किधर ये जाएगा, कहाँ लैंडफॉल होगा, उसके बाद भी अगर हम लोग अपनी दूध नहीं रखते हैं बच्चों के लिए, या हम जो है 3 दिन का राशन शहजाद आपके पास आना चाहूंगा। कहीं ना कहीं चूंकि हमें आजाद हुए बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, तो क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं कई दूसरे देशों के अंदर सरकार और लोकल कम्युनिटी के बीच में जो लिंक होता है वो हमारा अभी भी बना नहीं है? जी, और मैं क्योंकि समय की कमी है, संक्षेप में मैं आपसे 3 चीजें कहूंगा, और कांग्रेस बीजेपी मेरे लीनिंग्स को छोड़ दीजिए, आम नागरिक की तरह मैं पेशकश करना चाहूंगा 3 रचनात्मक सुझावों की। पहली चीज ये होती है कि प्रधानमंत्री गए वहां पे, वो बहुत अच्छी बात है, उसका स्वागत है, अगला डिजास्टर होगा वहां पे भी जाएंगे, पर डिजास्टर मैनेजमेंट इज नॉट इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट 2 डिजास्टर के बीच क्या हो रहा है वो एनडीएमए और इनकी जैसी जो कमिटीज है वो करती है, इसलिए इनको घटित होना और फुल होना, वेकेंट नहीं रहना चाहिए ताकि वो काम कर पाए, वॉलंटियर्स जुड़ा पाए। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, आपदा मुनाफाखोरी बहुत हुई है, जो आपने पूरा रिपोर्ट दिखाया। अब देखिए बीजेपी के काफी उसको माना जाता है, तबका माना जाता है रिटेलर्स को। यदि प्रधानमंत्री एक मॉरल सिंबल दे देते कि भैया आपदा है ये मत कीजिए कि किसी के साथ, तो उनके बोलने से काफी एक प्रभाव भी पड़ता। मैं इसका राजनीतिकरण नहीं कर रहा, मैं एक मॉरल अथॉरिटी कह रहा हूं। इसलिए कह रहा हूं प्रभात जी अब हमारे साथ इस डिस्कशन में नहीं है, वरना मैं अगर वो जुड़ पाते। और तीसरी बात यह है कि एक एनडीएमए एक्ट में अभी भी देखिए चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि इसको नेशनल कैलामिटी घोषित किया जाए, कश्मीर को भी नहीं किया गया। एक एक्ट में चेंज करनी है, उससे वो नेशनल कैलामिटी घोषित हो तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा आ जाता है। और चौथी बात यह है कि आप जैसे जो रिपोर्टर्स, आप कश्मीर गए थे, आपकी साक्षी जी इलाके में गई हैं, आप लोग जिस तरीके से ब्लैक होर्डिंग और जो ब्लैक मार्केटिंग होती है उसकी रिपोर्ट्स बताते हैं और उसके ऊपर फिर एक्शन हो सकता है, वो बड़ा रचनात्मक है। मैं उसकी तो बड़े दिल से स्वागत करता हूं। शहजाद आपका धन्यवाद। प्रभा जी थोड़ी देर पहले ही इस डिस्कशन से चले गए, और विनोद जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो विनोद जी बता रहे थे, शायद वो बहुत महत्वपूर्ण है कि बांग्लादेश में सिर्फ रेड क्रॉस के जो वॉलंटियर हैं वो 45,000 से ज्यादा हैं। भारत जैसे विशाल देश में अब जरूरत है कि हम सब आगे आएं और सिर्फ सरकार पर काम ना छोड़ें। हम सब मिलकर जब ट्रेनिंग लेंगे, अपने अपने देश के इलाकों को संभालेंगे, तो वहीं से डिजास्टर मैनेजमेंट का एक नया रेवोल्यूशन शुरू हो